सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए जो कुछ किया, उन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। जब देश स्वतंत्र हुआ था तब 562 रियासतें थी, सबको एक साथ पूरी माला में सारे मोतियों को पिरो के एक माला बनाई और आज एक अखंड भारत के रूप में हमारे देश की पहचान है। उनके द्वारा दिए गए विचार, उनके द्वारा किए गए कार्य आज कितने ज़्यादा प्रासंगिक हैं आज भी, और आने वाले समय के लिए कितने उपयोगी रहेंगे। हम उन सभी विचारों पर आज चर्चा करेंगे सरदार पटेल की, जो उन्होंने महत्वपूर्ण विचार दिए। आज हमारे साथ चर्चा में बहुत ही खास मेहमान हैं, हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से अमित पुरी जी, रवि भट्ट जी इतिहासकार, और अमित कुशवाहा जी राजनीतिक शास्त्री। आप सभी लोगों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले अमित पुरी जी, हम आपके पास आएंगे। आज सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। लोगों ने एक साथ मिलकर, ऊंचे बड़े, किसी जाति किसी पंथ के लोग हों, सरदार पटेल की विचारधारा भी यही थी कि सबको एक माले में पिरोना, एक सूत्र में पिरोना। कितना महत्वपूर्ण है ये दिन आज के लिए, और क्या कुछ लगता है, क्या कुछ ऐसे कारण थे जो 2014 के बाद से ही राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो हमने मनाना चालू किया है, इससे पहले क्यों सरदार पटेल के बारे में जो विचार थे उनको ज़्यादा प्रसार क्यों नहीं मिला? विवेक जी, मुझे लगता है कि आपने विषय को उठाते उठाते खुद ही उसके उत्तर की तरफ इशारा भी कर दिया। 2014 में ऐसा क्या हो गया जो गुजरे 144 साल में, अगर ये 2014 से अब तक का साल हटा दे, वो नहीं हुआ था तो सरदार की प्रासंगिकता नहीं थी, और सरदार अब असरदार क्यों हो गए, और सबसे ऊंचा सरदार, ये प्रतिमा देश को और विश्व को देखने की अब कौन सी आवश्यकता पड़ी है। क्योंकि विषय राजनीतिक नहीं है, लेकिन उत्तर राजनीतिक लोडेड होगा, पॉलिटिकली लोडेड होगा, इसलिए क्योंकि इशारों इशारों में बच के निकल जाना ना मेरी आदत में है, ना आपके लिए मुनासिब है। एक परिवार की काम और उसमें से निकली हुई एक संस्कृति, इसने देश के सामने बहुत से तथ्य नहीं रखे कि कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक के निर्वाचन के समय सर्वाधिक वोट पाने के बाद भी सरदार क्यों पीछे हो गए, क्यों सोमनाथ का मंदिर बनाने में सरदार के योगदान के बाद भी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद भी देश का प्रधानमंत्री तत्कालीन सोमनाथ के दरवाजे पे नहीं पहुंचा, और राजेंद्र बाबू सोमनाथ के दरवाजे पे पहुंचे। और आज 370 जब हम हटा रहे हैं, 21वीं सदी का ये दूसरा दशक समाप्ति पर है, तो लोगों को ठीक ठीक यही लगता है बिल्कुल आज के अगर उस समय अगर 370 न रही होती तो किसी ने ठीक कहा है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो जंगल के कटने का रास्ता ना होता। अगर 370 कश्मीर के साथ न जुड़ी होती तो कश्मीर की बर्बादी का ये मंजर जो गुजरे कई सालों में हिंदुस्तान ने देखा, वो न देखा होता। और इसलिए अगर समेट के एक पंक्ति में कहा जाए, सरदार का कद तब भी वही था, पद सरदार को क्या मिला और क्यों मिला और क्यों नहीं कुछ मिला, ये तो इतिहास की विवेचना का विषय है। रवि भाई इसके ऊपर आएंगे, लेकिन कद सरदार का तब भी ऊंचा था और आज भी ऊंचा है। और इसीलिए राष्ट्रीय एकता का महत्व तब भी था जब 562 इकट्ठा हो रही थी, तब भी था जब जूनागढ़ और हैदराबाद के ऊपर के बात अलग आ रही थी। लेकिन 2014 ने सरदार के समकालीन पूरे व्यक्तित्व को समेकित करते हुए राष्ट्र और विश्व के सामने लाने का प्रयास किया, और बाकी देश जानता है कि 2014 में ऐसा क्यों हुआ। जी बिल्कुल, सरदार पटेल ने सिर्फ दिया देश को, उनको लेने की कोई हसरत नहीं थी। उनका देश कैसे आगे बढ़े, अखंड बढ़े, यही उनकी इच्छा थी। रवि जी, जब देश स्वतंत्र हुआ तब ये 562 रियासतों को देश में मिलाना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी उस समय पे, और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए जो कार्य किए गए, मैं चाहूंगा कि आज आप उसका विश्लेषण करें, हमारे दर्शक भी जाने उन परिस्थितियों के बारे में। देखिए, बहुत मजेदार बात है। पहले तो मैं आपको बताऊं, सरदार शब्द एक पर्शियन शब्द है।
जिसके मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो बाकी लोगों का नेतृत्व कर सके। ये पर्शियन वर्ड है। सरदार वाकई सरदार थे। आपको इससे मालूम होगा 1928 में जी। इनको सरदार कहा जाना शुरू करा गया था, जब उस समय जो सत्याग्रह आंदोलन में इनकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका थी कि उस समय ही हैज अर्न दैट टाइटल ऑफ सरदार। यहाँ जो आपने बात कही इनकी भूमिका, एक मैं समझिए कि ये दुनिया का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ऐसे एक लाइन में ये कह देना 362 से लेके 365 के बीच में रियासतों को जिन्होंने एक स्ट्रोक में मिला दिया था, ऑलमोस्ट एक स्ट्रोक के अंदर एक व्यक्ति ने मिला दिया था। सुनना बहुत आसान लगता है। आप ये देखिए, जो भी शासक होता है, उस समय जो फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था हिंदुस्तान के अंदर, अंग्रेजों के आने के पहले, उसके पहले मुसलमानों के आने के, मुस्लिमों के आने के पहले फ्यूडल सिस्टम था। राजा महाराजा ये पूरे अपनी, इनका जो भी इनकी किंगडम होती थी उसको अपनी जागीर समझते थे। जैसे आपका अपना मकान आप अपना समझते हैं, उसी रंग से वो पूरा उनका जो भी एक छोटी रियासत होती है उसके मालिक होते थे, ईगो होती थी। वो एथिकल ग्राउंड के ऊपर राज नहीं करते थे, जैसे कि आज वोट देके कोई आदमी पावर में आया, वो मैं ही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, मेरा जो मुंह से बोलना वो कानून है। अब ऐसे आदमियों के अंदर गरूर आ जाना, अहम आ जाना, इनके अंदर ईगो आ जाना, तो बहुत ही लाजमी। इट वॉज अ रूटीन पार्ट ऑफ दोज प्रिंसली स्टेट्स। और उनको फिर इस बात के लिए मजबूर करना कि आप भारत के साथ आइए और अपने सब कुछ, अपने सारे अधिकार वगैरह सब कुछ खत्म करके आ जाना, ये अपने आप के अंदर भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्तर पे चमत्कार है, जिसको कि बहुत अंडररेट करके लिखा गया है, बहुत ही सबड्यूड ढंग से बता दिया जाता है। आप एक घर के अंदर 4 लोगों को एक साथ नहीं ला सकते, और आप 562 प्रिंसली स्टेट के आदमियों को कहते हैं कि आपका अनंत काल से जो चला रहा है, आदिकाल से आपके पास जो सत्ता चली आ रही है, वो सब कुछ सौंप दीजिए, और आप कुछ कानून हम आपको अधिकार दे रहे हैं, ये फिर भी पस दे रहे हैं आपको, फलाना फक्कर दे रहे हैं, 2-4 चीज और बैठ जाइए। या एक आदमी को आपको नहीं कर सकते जिसको उन्होंने इतने लोग करा। और मैं ये समझता हूँ उनके इस योगदान को बहुत ही अच्छे स्तर पर लिख के इसका एक कंप्लीट चैप्टर इंडियन हिस्ट्री के अंदर अगर डाला जाएगा, बच्चों को ये प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाएगा, 9th-10th में अगर पढ़ाया जाएगा, तो यही चीज इंटरनेशनल लेवल पर सरदार जी को, आज यहाँ पर सरदार पटेल को जो वहाँ पर यहाँ पर यूएसए में लोग बैठे हैं, रशियन स्टेट्स के अंदर बैठेंगे, वो भी इसको पढ़ेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर इनको कोट किया जाएगा। बिल्कुल। अमित जी, कितना महत्वपूर्ण था, आप इसे देखते हैं, इतनी सारी रियासतों को, 562 रियासतों को भारत में मिलाना कितना जरूरी था। अगर वो ना होता तो परिकल्पना नहीं की जा सकती थी क्या स्वरूप होता। सब अपने में अलग अलग रहते, एक सूत्र में पिरोया, कितनी मेहनत लगी, चाहे जूनागढ़ हो, हैदराबाद हो, जिस तरीके से विलय किया गया। आप उस ऐतिहासिक क्षण की किस तरीके से समीक्षा करेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, आज जो भारत हम देखते हैं, जो भौगोलिक स्थिति देखते हैं, वो निश्चित तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें एक ऐतिहासिक योगदान है। और प्रत्येक भारतीय को, आने वाली कमिंग जनरेशन्स को इस उनके अतुलनीय सहयोग और उनके त्याग को हमें याद करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रहा होगा। बहुत अच्छे विषय अभी प्रोफेसर साहब ने रखे कि जब 4 लोगों को एकजुट नहीं किया जा सकता तो 562 और 65 इतने प्रिंसली स्टेट्स को, रियासतों को एकजुट करना, जी निश्चित तौर पर, और उनको एक समूह में लाना, एक अखंड भारत का एक स्वरूप तैयार करना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा, क्योंकि भारत एक लंबे समय से बाहरी ताकतों के द्वारा रूल किया गया है। जातियों में, धर्म में, क्षेत्र और भाषा, तमाम ऐसे आयामों में भारत हमेशा से विखंडित होता रहा है। उसके पीछे तमाम तरह की ऐसी राजनीति रही है, तमाम तरह की मानसिकता रही है, जो इस देश की विरासत को बांटती आई है। और 1946 में जब कमीशन के माध्यम से भारत का एकीकरण हो रहा था, तो ये कहा गया कि आसाम और बंगाल और पंजाब के क्षेत्र को पाकिस्तान में मिला देना चाहिए। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये बिल्कुल पाकिस्तान बनने से भी बुरा होगा अगर हम भारत को इस तरीके से बांट देते हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पंजाब और बंगाल के क्षेत्र को ही पाकिस्तान में मिलाना चाहिए, जो बहुसंख्यक मुसलमानों के क्षेत्र हैं। और आप देखिए कि अगर आसाम या नॉर्थ
जो पूर्वोत्तर राज्य में उस समय आसाम लगभग पूरे पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा था, अगर वो चला गया होता तो इस अखंड भारत के इस स्वरूप को हम कभी एक सजीव रूप में नहीं देख पाते। तो निश्चित तौर पर बहुत ही एक तरीके का दुर्गम अविश्वसनीय काम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने कृतित्व के माध्यम से किया, जिसके लिए हम सब ऋणी हैं। आने वाली जनरेशन हमेशा ऋणी रहेगी उनके इस कृतित्व के लिए, उनके कुशल नेतृत्व के लिए, उनकी अनुशासनात्मक जो क्षमता है और उनकी जो राजनीतिक परिपक्वता है। जिस तरीके से जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद की रियासत, जोधपुर की रियासत और कश्मीर का मुद्दा, इन तमाम जो रियासतें जो भारत में अभिन्न हिस्सा बनने से गुरेज करती रही हैं, उन सारी रियासतों को एकजुट करना, उनको साम दाम दंड भेद की नीति से किसी भी तरीके से, इसलिए मैं कहता हूं कि कुशल नेतृत्व, इस तरीके से उनको एकजुट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण उनका एक साहस भरा कदम रहा। और उनके लिए ये आने वाली तमाम पीढ़ियां उनको इसी तरीके से याद करेंगी। दुर्भाग्य रहा है कि हमने इतने लंबे समय में आज़ादी के बाद भी इतने बड़े व्यक्तित्व को दरकिनार किया है। परिवारवाद की राजनीति हो, तमाम तरह की राजनीतिक विचारिक अपनी प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं, उसके बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई जैसे पटेल जैसे प्रासंगिक व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को हमने कहीं ना कहीं दरकिनार किया है। जी अमित पुरी जी, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दिन में हम सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मानते हैं जिस तरीके से अपनी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाकर की, आपको क्या लगता है? सरदार पटेल का एक विचार था कि धर्म नहीं, जाति नहीं, मजहब नहीं, एक साथ आगे बढ़ना है। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब 370 को लेकर तमाम राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं, इस तरीके की चीजें देश की एकता और अखंडता में कहीं ना कहीं क्या ये दरार भी पैदा कर सकती है? और अब राजनीति उससे परे इतर दूसरी तरफ चल पड़ी है, जिस तरीके से जन समर्थन हम देख रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर पूरे देश का। आपने शुरुआत में जो चीज कही, मैं थोड़ा सा अपने को उससे असंबद्ध करते हुए आगे बढ़ता हूं। मैं मानता हूं कि निर्णय करने का विचार तो सरकार का होता है, लेकिन लोकतंत्र में जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता है या अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वो राष्ट्र का संवेद स्वर होता है। तो 370 हटाने का विचार केंद्र की सरकार का था, लेकिन संकल्प इस 130 करोड़ के देश का संप्रति संसद के माध्यम से था। तो ये इस राष्ट्र का संकल्प है कि 370 हटनी चाहिए। और सही भी है कि किसी देश का जब कोई संकल्प सामूहिक बन जाता है तो उसके अंदर से फिर बाकी की सारी चीजें तेजी के साथ आगे स्क्रॉल करती हैं, आगे बढ़ती हैं, और वो बढ़ी भी है, हमने देखा है। रवि भाई एक बात कह रहे थे, मैं वहां से थ्रेड को पिक कर रहा हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कहीं ना कहीं सरदार के योगदान के बारे में बात और आनी चाहिए, चैप्टर लिखे जाने चाहिए। सरदार साहब का व्यक्तित्व एक एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं था, एक स्टेट्समैन का भी था। और मैं मानता हूं कि कहीं पर इसे अतिशयोक्ति ना समझा जाए तो बिस्मार्क से आगे बढ़ता हुआ व्यक्तित्व सरदार का व्यक्तित्व था। और उस व्यक्तित्व का सही रेखांकन, सही मूल्यांकन नहीं हुआ। भारत रत्न तो बहुत छोटी सी चीज है, यह पॉलिटिकल भारत आज की तारीख में अगर वजूद में है तो सरदार का योगदान है। बिल्कुल। तो असलियत तो यह है कि इस भारत के राजनीतिक नक्शे को, पॉलिटिकल मैप को, पोस्ट इंडिपेंडेंस वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया होगा, वो अलग चीज है, लेकिन वो पूरा का पूरा राष्ट्र एक स्वरूप जो देने का काम था वो सरदार ने किया। और वास्तव में वो भारत रत्न के स्वाभाविक हकदार थे। अमित पुरी जी, मेरा वहीं से प्रश्न था कि कश्मीर रह गया था उस समय पे। कश्मीर आज सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है पटेल के लिए। अब कहीं ना कहीं जो उन्होंने सपना देखा था अब वो पूरा होता नजर आ रहा है। मैं मानता हूं 2 व्यक्तित्वों को मैं इसमें जोड़ता हूं, 3 को बल्कि। डॉक्टर अंबेडकर के विचार भी कहीं अलग नहीं थे कश्मीर में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो संकल्प, एक देश एक विधान और एक निशान, और साथ में सरदार की वह राष्ट्रीय कल्पना कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज का यूनिफिकेशन नहीं होगा, देश का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन नहीं होगा,
देश का पूरा कल्चरल यूनिफिकेशन होगा। यानी त्रिमूर्ति ने उस समय जी। जो कल्पना की थी, जी जी दुर्भाग्य है इस देश का, एक कड़वी सच्चाई जी, है। बिल्कुल। हर अवसर हर जी, बिल्कुल। चीज को जी। निंदा करने के लिए रवि- नहीं रवि होता, जी, आज इसलिए मैं प्रधानमंत्री restrain ने- कर रहा हूं। जी, जी। लेकिन ये देश का रवि- दुर्भाग्य था कि देश के पंत प्रधान का विचार, उस समय के पंत जी। प्रधान का विचार देश के गृह मंत्री से इतर था। बिल्कुल। और इसीलिए कश्मीर के अंदर शायद केसर की इतना क्यारी समय में लग गया। रवि ये जी, नासूर प्रधानमंत्री इतने ने आज साल कहा है जिंदा जो रहा। अखंड भारत की एक संकल्पना थी सरदार पटेल ने की, उससे पहले चाणक्य ने की थी। चाणक्य के विचारों से लेकर सरदार पटेल के विचारों तक अगर हम इतिहास को समेटने की कोशिश करें तो आप कहाँ समरूपता पाते हैं? ये समरूपता आपने इतना एक आपने एक अच्छा आपने तुलनात्मक प्रश्न पूछा। ये अपने आप में, जैसे कि पुरी भाई कह रहे थे, आप खुद आंसर दे रहे हैं। यू नो जैसे ही हैज रिलिव्ड द चाणक्य। चाणक्य के बारे में ही हैज रियली रिलिव्ड। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जैसे चाणक्य व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत ऑनेस्ट आदमी थे, चाणक्य सार्वजनिक स्तर पर भी बहुत थे, और वो ये दोनों ही। और इसके अलावा उनका एक मतलब उनकी जो आपकी राजनीतिक सोच जो थी, एक तो सार्वजनिक हुई, सामाजिक हुई, और राजनीतिक, वो के लिए ही चाणक्य को जाने जाते हैं। ठीक है, ये बात हमारे सरदार पटेल जी में थी। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं अभी चाणक्य में बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा ना, आप जानेंगे व्यक्तिगत स्तर पर भी वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हुआ करते थे। इसी ढंग से सरदार पटेल बचपन से ही आप देखिए, जिस समय वो थे, जिस समय वो बहुत अमीर घर के नहीं थे, पर जिस समय उन्होंने पैसे मैनेज करके वो विलायत इंग्लैंड जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए, और पैसे उन्होंने इकट्ठे करके जिस समय उन्होंने पास और टिकट मैनेज किया था, गलती से वो जो था इनिशियल नेम से आ गया था, जो कि उनका उनके बड़े भाई का दोनों का था। जब उनको ये लगा कि हमारे बड़े भाई की इच्छा भी है, उन्होंने उसको सेक्रीफाइस किया, अपने बड़े भाई को दिया। नंबर 1 ये हुआ व्यक्तिगत स्तर पे। अब आप आइए उनको उनके सार्वजनिक स्तर के ऊपर। सार्वजनिक स्तर पर था जब महात्मा गांधी से शुरू से वो बहुत ही ज्यादा कोई सामाजिक, जो उनके शुरुआत के उनके जो दिन थे, उस समय लोगों को उनके अंदर सामाजिक एक व्यक्तित्व की संभावनाएं नहीं दिख रही थी। लेकिन गोधरा में पहली बार जब वो गोधरा में प्रैक्टिस भी करते थे, और गोधरा में पहली बार जब वो गांधी जी से मिलते हैं, तो गांधी जी से इतना ज्यादा वो प्रभावित हो जाते हैं कि उनका जीवन बदल जाता है। और वो प्रैक्टिस इतनी बढ़िया करते थे। वो ही वॉज वेरी स्किल्ड लॉयर, ही वॉज नोन एज, बहुत ही फेरस थे। बट उन्होंने वो छोड़कर अब आए, वो सार्वजनिक स्तर पर आए। वो राजनीतिक नहीं थी, वो उनकी सार्वजनिक थी कि सार्वजनिक स्तर पर हर व्यक्ति जो है सुखी रहे। इसकी वजह से उन्होंने उस समय पर, आप उम्मीद करिए, 3 लाख लोगों को गांधी जी के कहने से रिक्रूट किया था। उस समय क्या पॉपुलेशन इंडिया की थी? 3 लाख तो आज भी बहुत मुश्किल जितनी पॉपुलेशन हो गई है। इसके अलावा उन्होंने 1.5 मिलियन रुपीस उन्होंने कलेक्ट किए थे। क्या थी उनकी? तो आप वो देखिए, उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये उनका आप आइए राजनीतिक स्तर पे आइए, आप उनके राजनीतिक निपुणता कितनी थी कि जिस समय यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय सब लोगों को एक ही विचारधारा के अंदर लाके और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंडोर्स कराना, ये मामूली बात थी। ये कितने करा था? ये इन्होंने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये उनके व्यक्तित्व में केवल एक शब्द यहाँ के अंदर कहने के लिए बहुत कुछ उमड़ रहा है, वक्त आपके पास कम है, पर मैं एक सेंटेंस में एक बात खत्म करना चाहूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए तमाम बातें होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, और उनके लिए नया चैप्टर हिस्ट्री के अंदर लिखा जाना चाहिए। और भारत बिल्कुल उसे समय की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। अमित कुशवाहा जी, हम आपके पास आएंगे। सरदार पटेल की बात करते हैं तो शुरुआत के जो उनके कुछ संघर्ष थे, खेड़ा संघर्ष और बारडोली के सत्याग्रह की बात जरूर करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरदार शब्द का ही वर्जन बारडोली सत्याग्रह के बाद से ही हुआ था। अमित जी देखिए, 1918 में खेड़ा का आंदोलन, खेड़ा एक तहसील है गुजरात की, वहाँ पर किसानों के ऊपर कर जो लगाया गया, क्योंकि वो क्षेत्र काफ़ी सूखा और ड्रॉट का एरिया माना जाता है। और उस समय जब अंग्रेजी हुकूमत ने उनके ऊपर, किसानों के ऊपर टैक्स लगाया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस विषय को बहुत संजीदगी से लिया, और उनके बड़े सफल प्रयासों की वजह से
जिसमें गांधी जी की भी भूमिका भी बड़ी अनिवार्य मानी जाती है, उसकी वजह से उनका जो एक सार्वजनिक जीवन के साथ एक जो अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि व्यक्तिगत जीवन से सार्वजनिक जीवन में आने की जो एक लिंक है, वो शायद खेड़ा का आंदोलन है जो पहली बार उनको एक सार्वजनिक तौर पर उनको प्रतिस्थापित करता है। उनकी लोकप्रियता जो गुजरात के समाज के अलावा जो दलित, जो संकुचित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो उनके प्रति जो उनकी संतति है, जो उनके प्रति उनका जो लगाव है, वो आंदोलन दिखाता है। यही सेम 1928 में जब बारदौली का आंदोलन हुआ और एकाएक लगभग 30 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया और ये कहा गया कि ये तो बहुत ही ड्रैकोनियन है, और इसको लेके उन्होंने एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और सरकार को कर संशोधन के लिए मजबूर किया। इस तरीके से, और सबसे बड़ी जो प्रमुख बात है कि इन दोनों आंदोलनों में कि मासेस को जोड़ना, एक आम जनता और एक आम जन साझेदारी के साथ, सहभागिता के साथ इस आंदोलन के लक्ष्यों को परिलक्षित करना और लोगों को हमेशा सीखने के लिए है। अमित पुरी जी, आज जिस तरीके से देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, रन फॉर यूनिटी, सब एक मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही कार्यक्रमों की कितनी ज्यादा और जरूरत है? ऐसे कार्यक्रम कितने महत्वपूर्ण होते हैं आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए सरदार पटेल के बारे में? लोक जागरण लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है। पॉलिटिकल अवेयरनेस के बिना कोई डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं करती, और अगर आगे बढ़ना है, दौड़ना है, तो अवेयरनेस को तो आगे करना ही है। मैं एक बात आपसे और शेयर करके जाना चाहता हूं। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कहीं देश के 3 बड़े किसान आंदोलनों का आज़ादी के पहले के, इस पर एक समग्र पेपर और आना चाहिए। वो चाहे बारदौली का आंदोलन हो, चाहे चंपारण का हो, और चाहे नमक का कानून का आंदोलन। इन 3 आंदोलनों, क्योंकि आज भी किसान भारतीय अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु में है, चिंतन का भी और चुनौती का भी और आलोचनाओं का भी किसी सरकार के लिए हमेशा एक सब्जेक्ट मैटर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे एक सिंथेसिस करके पेपर, रिसर्च पेपर कुछ इस पे आना चाहिए, क्योंकि विचार के लिए खाली डिस्कशंस के अंदर हम अपनी अपनी पीठ को खुजा के चले जाएं या चेस्ट थंपिंग कर ले, ये एक इसका हिस्सा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि मेरा ऐसा निवेदन है, ऐसा आग्रह है आपके माध्यम से कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स इस पे काम करें। बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल रवि जी, इनका व्यक्तित्व ऐसा था सरदार पटेल का कि जब प्रैक्टिस कर रहे थे, अचानक उनकी पत्नी की जब मृत्यु की खबर आती है और एक पर्ची आती है, वो अपना काम नहीं छोड़ते हैं, और काम के बाद जब कोई पूछता है तो क्या खबर थी, उन्होंने कहा पहले काम खत्म कर लें, हम मेरी पत्नी का निधन हो गया, चले जाते हैं। ऐसे विशाल विराट व्यक्तित्व के बारे में आप किस तरीके से कहना चाहेंगे? आप ये देखिए उनकी महानता यहाँ पर आप देखिए कि जब गांधी का असैसिनेशन होता है, गांधी की डेथ होती है, तो उसके बाद में जब उनको ऊपर हल्का सा लोगों ने उंगली उठाई, जैसे राजा रामचंद्र के लिए कहा जाता तो उन्होंने की धोबी ने कुछ कह दिया तो उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया, उनके जरा सी बात आई, उन्होंने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया था। उन्होंने होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, उन्होंने पहले होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, उन्होंने फौरन रिजाइन कर दिया था। उसको बड़ी मुश्किल से नेहरू जी ने और सबने उनको समझाया, नहीं आपकी सब आप रुक जाइए। तो ये आप देखिए कि जिस व्यक्ति ने शुरू से लेके भाई को भेजा, यहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार बैठे, और इसके अलावा उनका जो चिंतन था, वो चिंतन खाली यही नहीं, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं था, वो शराब के अगेंस्ट में थे, वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे, वो छुआछूत के अगेंस्ट में थे, वो वुमेन कहना चाहिए जो स्त्री जो होती है उसको आगे आना चाहिए, उसके ऊपर स्त्री वो उन्होंने बढ़ावा दिया। तो ऐसा व्यक्ति जो कि समाज के हर अंग को छूता रहा है। जी बिल्कुल। अमित जी, एक और आपसे प्रश्न चाहेंगे। अमित, सरदार पटेल अपने देश और दुनिया के लिए उनके वो कौन से विचार हैं जो हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे? देखिए सरदार पटेल का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनकी हर घटना, हर चीज जो है कह रहे हैं लोगों के लिए सीख रहेगी आने वाले युगों के लिए। लेकिन अगर देश दुनिया के बारे में हम बात करें, मुझे लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने आप में एक विचार का एक इंस्टीट्यूशन है, और हम सबको न केवल देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जो उनका सिद्धांत, जो उनके आदर्श, जो उनकी जो परिकल्पना है, जो एक राष्ट्र की जो परिकल्पना है, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे बिस्मार्क के विषय में, ऐसे तमाम राष्ट्र हैं, यूगोस्लाविया भी
उसमें उदाहरण है। तमाम राष्ट्र एकीकरण के माध्यम से एकजुट हुए, लेकिन वो बिखर गए एक समय के बाद। भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसमें इस विषय वस्तु के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था कि स्वहित से हमें ऊपर उठकर परहित के लिए चिंतन करना, अपने हितों के लिए नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के लिए चिंतन करना। और पाकिस्तान के बनने की जब प्रक्रिया शुरू हो रही थी, तो जब जिन्ना साहब ने कहा कि पाकिस्तान स्वर्ग बनेगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा है कि स्वर्ग से हवा चलकर हमारी देश की तरफ आएगी। इस तरह का एक समायोजित करने वाला चिंतन हमेशा से बने रहेंगे। आप लोगों ने आज चर्चा में भाग लिया, उसके लिए हमारे आभार। आज हमारे पास समय इतना ही था। तो बिल्कुल सरदार के द्वारा दिए गए विचार, सरदार के द्वारा दिए गए काम हमेशा ही जो है कह रहे हैं देश दुनिया याद करती रहेगी, और देश के लोग कृतज्ञता हमेशा जाहिर करते हैं। और आज ऐसा ही मौका था जब उनके जन्म दिवस पर सभी लोगों ने एकता की दौड़ आयोजित किया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज संकल्प लेने की जरूरत है कि आने वाले समय में हम सभी देश के लिए काम करें। सरदार भी ऐसा चाहते थे कि सभी लोग सिर्फ क्या पाए हैं ये नहीं, उनके कर्तव्य क्या हैं ये भी, उनका भी निर्वहन सभी राष्ट्र के लोग करें, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।